नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और बातचीत तो आज चीन पे ही होगी। भारत और चीन के बीच में जो कुछ पिछले 48 घंटों में हुआ उसके बाद तस्वीर काफ़ी साफ हो गई है और स्थिति हमारे सामने है। और आज दिन के दौरान काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए और उसमें जानकारियाँ निकल के सामने आई कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से खबर है कि 35 चीनी भी मारे गए हैं सैनिक। तो ये एक ताज़ा अपडेट है, इतनी जानकारी है और बहुत सारी स्ट्रेटजी पे बातचीत और बैठकों का दौर अभी भी चल रहा है और चल रहा था थोड़ी देर पहले तक भी। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से फ़ोन पे बातचीत की, उसका भी डेवलपमेंट आया है। और साफ तौर पे जयशंकर जी का यह कहना है कि ये चीन की सोची समझी साजिश थी गलवान घाटी में और जिस तरीके से उसने बिहेव किया वो वहाँ के तथ्यों को बदलना चाहता था। एक प्री प्लान्ड गेम था उसका जो उसने सामने रखा। इससे ये साफ लगता है कि स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इस बीच दोपहर में प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, एक अलग सिलसिले में था लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। आइए पहले उस बात को सुनते हैं, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो हमने सुना अभी प्रधानमंत्री जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि किसी भी प्रकार से इंटीग्रिटी का कोई इशू नहीं हो सकता और करारा जवाब दिया जाएगा अगर कोई भारत की संप्रभुता या उसकी अखंडता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, वो कोई भी हो। साफ चेतावनी इन शब्दों में दी गई। लेकिन बातचीत का जो दायरा होगा उसमें बहुत सारे सवाल हैं कि अब यहाँ से आगे भारत और चीन के संबंधों को क्या फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। हमारा रिस्पांस अब क्या होगा आगे और क्या इमीडिएट एक्शन लिए जाने चाहिए। वो एक्शन किस तरीके हो सकते हैं। डिफेंस का एक्शन हो सकता है, इकोनॉमिक एक्शन हो सकता है, स्ट्रेटजी का एक्शन हो सकता है या ग्लोबली उसको आइसोलेट करने का एक्शन हो सकता है। और या इस तरीके की और सारी जो चीज़ें हैं वो हम करें। और ये भी बातचीत ज़रूर होगी कि हमसे चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। तो इन तमाम बातचीत पे करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अभय दुबे जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशोक सज्जनहार जी एक्स डिप्लोमेट हैं, राजनीतिक तौर पे भी इनसे समझेंगे कि जो इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको कैसे समझा जाए। सुशांत शरीन जी हैं, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं और अक्सर हमारे शो में आते हैं और इनसे हम इस तरीके की तमाम चर्चा करते रहते हैं। और साथ ही एक नए मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं, सहबाल दासगुप्ता जी, जो वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, इन्होंने अपना 1 दशक चीन में गुजारा है। तो वहाँ की जो अंदरूनी परिस्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है, उसकी सोच क्या है, किस तरीके से वो अपने पड़ोसियों को अप्रोच करता है, वहाँ अंदर क्या कोई अनरेस्ट है, उन सब बातों को सहबाल जी से समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में और हमारे उन शहीदों को नमन है जिन्होंने अपनी शहादत दी है हमारी रक्षा करते हुए। चर्चा की शुरुआत जफर साहब आपसे ही करेंगे। जो ताज़ा बिल्कुल बातचीत है वो विदेश मंत्री जी की हुई है चीन के विदेश मंत्री से और उस पर स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, प्लान किया था चाइना ने और इसी वजह से ये गड़बड़ हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है अभी भी। परिस्थितियां जिस तरीके की बन रही हैं, टेलीफोनिक बातचीत में अगर ये बात सामने निकल के आई तो दिक्कत अभी भी बनी हुई है। रिस्पॉन्स।
देखिए नीरज जी, जहाँ तक इंडो चाइना के जो रिलेशन है उसके बारे में बात है, वो देश को और पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत एक पीस लविंग स्टेट है, पीस लविंग कंट्री है, और हम कभी भी नहीं किसी के इसमें मदाखलत करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, या बॉर्डर पे कभी किसी तरह के हम उसके अंदर जाते हैं। ये बात आपने देखा होगा कि हमने 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी जो इस तरह के फेस ऑफ हुए हैं, चाहे वो आप सिक्किम में 2008 में हो, चाहे आपको चूमर में 2014 में हो, या उससे पहले आपको देवसांग में 2013 में हो, या फिर डोकलाम में 2017 में हो, लेकिन ये सारे फेस ऑफ जो दूसरे तरह के थे, इस बार बहुत अनप्रेसिडेंटेड देखा गया। इसलिए जयशंकर जी ने इस बात को दोहराया है कि जिस तरह से लाइन ऑफ LIC के लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के जो उस साइड में, इस ईस्टर्न साइड में, जिस तरह से ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरह से उन्होंने अपने आर्मी पर्सनल को लाया और जिस तरह से मशीनों को लाया, जिस तरह से उन्होंने किया, वो अनप्रेसिडेंटेड था। पहले इस तरह का देखा नहीं गया था। फेस ऑफ तो पहले भी हुए थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ। और हिंदुस्तान जो है बिल्कुल जो हमारे बड़े अधिकारी मिलिट्री के, आर्मी के और उनके भी बड़े अधिकारी ने 6 जून को बात की थी कि विदिन 48 आवर्स में ये जो प्रॉब्लम है उसको डीएस्केलेट किया जाएगा और सब जो उसका जो पालन करेंगे, जो पहले से पालन कर रहे हैं LAC का। लेकिन इसी जगह पे गालवान वैली में एक फेस ऑफ हुआ। फेस ऑफ में आपने सुना कि हमारे शहीद हुए 20 लोग, और आपने ये भी बताया कि US एजेंसीज के तहत उनके 35 लोग मारे गए हैं। तो हमने कभी भी किसी बॉर्डर में कभी किसी की मदाखलत नहीं बर्दाश्त की है, और आज भी प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बॉर्डर वायलेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका जवाब बिल्कुल देंगे। लेकिन साथ साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो बात होनी चाहिए, इसलिए कि हम पीस लविंग नेशन है, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई इसमें कोई वॉर मॉन्गर्स नहीं है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा रक्षा का पूरा ध्यान करेंगे, उसमें किसी को ज़रा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम वॉर मॉन्गर्स नहीं, इसलिए हम बात का दरवाज़ा बार बार हर वक्त खोले हुए हैं और बात कर भी रहे हैं। जहाँ तक बात है, देखिए चाइना की बात है, तो चाइना का स्टैंड जो है बिल्कुल गलत है और पूरी दुनिया ने माना। और आपको प्रधानमंत्री ने भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा, और अभी जयशंकर जी ने भी कहा कि एक सोची समझी चाल थी, लेकिन सोची समझी चाल को जो हम लोगों ने नाकाम किया है, हमारे एरिया से वो बाहर गए हैं। डिस्कलेशन प्रोसेस जारी है, बातचीत जारी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अभी कह रहे हैं कि अभी भी तनावपूर्ण हो सकता है, कि पूरी बात अभी अधूरी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बॉर्डर वायलेशन का अगर किसी को भी ज़रा सा भी गलतफहमी है, मुबालगे में है, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अपने बॉर्डर को रक्षा पूरे जी जान से करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, अपने इसमें मारते मारते मरे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, अपनी धरती की रक्षा करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है, और उस बलिदान के लिए नमन करता हूँ सारे 20 शहीदों के लिए और उनके परिवार के लिए। जफर जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, अब आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिक है, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिक का एक थोड़ा सा नमूना आज की बातचीत से दिखा है, जहाँ पे अगर वार्ता इस लेवल पे खत्म हो रही है कि जयशंकर जी कह रहे हैं कि वो एक प्री प्लान्ड षड्यंत्र था, ये स्टेटमेंट है अगर, तो फिर डिप्लोमेटिक चैनल से बहुत उम्मीद नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो है कि मिलिट्री लेवल पे डिस्कशन होना चाहिए, वो भी जारी है। दूसरी चीज़ है कि डिप्लोमेटिकली वो भी जारी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी वो भी जारी है। साथ साथ हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर स्टैंड जो है प्रधानमंत्री ने दे दिया है पूरी दुनिया को, कि कोई भी अगर इस गलतफहमी में है कि हम उसके बॉर्डर के अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके अंदर घुस जाएंगे और वहाँ अपना पोस्ट बना लेंगे, तो वो उसका भरपूर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भरपूर जवाब देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। हम पीस लविंग भी हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करना चाहिए, डिस्कलेशन प्रोसेस भी हो रहा है। वो अपने हमारे तरफ घुसे थे, वो बाहर भी चले गए हैं हमारे तरफ से, अभी कोई ठीक है। जफर जी, एक छोटा सवाल और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जवान हुए, लेकिन हमने एक छोटा सवाल और उसके बाद मैं आगे दूसरे मेहमानों के पास जाऊँगा। चूक तो हुई है, बताइए ना। 40 दिन से चल रहा था। देखिए, इसको मैं चूक नहीं बोलूँगा, इसको मैं ये बोलूँगा कि देखिए, अगर धोखा हुआ है,
मैं चूक नहीं बोलूँगा धोखा। जब आप दो मिलिट्री के जनरल के लेवल पर बात हो जाती है कि 48 आवर्स में ये सारी चीज़ें जो है समझौता हो जाता है, उसके बाद अगर कोई धोखा देता है तो उसको धोखा कह सकते हैं, आप चूक नहीं कह सकते किसी भी तरह से। और उस धोखे का उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, ये भी आपने भी कंफर्म किया अभी सोर्सेज से। उन लोगों ने तो कोई आंकड़े दिए नहीं, हमने एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने अपने आंकड़े बताए जो हुआ पूरे देश और जनता के सामने रखा है। देखिए पॉइंट अगेन, ये बात बिल्कुल मानने से मैं इनकार करता हूं कि धोखा हुआ है, ये चूक हुई, धोखा जरूर हुआ है। जी अभय दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे बयान दे दिया है और कल शाम से ही वो पूरी जानकारी डिटेलिंग सामने आ गई थी। मेरे ख्याल में अब तो आप लोग संतुष्ट होंगे, जानकारी भी है सामने और प्रधानमंत्री जी का बयान भी आ गया है। नीरज जी, ये 20 सैनिकों की शहादत हुई है और आप कहते हैं कि हम संतुष्ट होंगे? नहीं, आप लोग वो पूछ रहे थे स्थिति क्या है, मैं संतुष्ट उस लिहाज से नहीं कह रहा हूं, आप सिचुएशन जानना चाहते हैं। हम तो 40 दिन पहले अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो 19 जून को बैठक बुलाई है, प्रधानमंत्री जी पहले बुलाते। जब मीडिया ने रिपोर्ट किया, देखिए सच्चाई समझ लीजिए क्या है। गलवान घाटी से 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट गोगरा पोस्ट, जो पेट्रोलिंग पॉइंट हमारा 14-15 है, ये पहले ही रिपोर्ट हो गया था कि उससे काफी अंदर चीनी सेना आ चुकी है और काफी सारा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सामान है। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन वही बनी हुई है। एक बात, अब भारत की सरकार से हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि आप भारत के नागरिकों को विश्वास में लीजिए और सच्चाई बताइए। रक्षा मंत्री इस बार किसी टेलीविजन चैनल पर आए भी सही, मगर उन्होंने सच छुपाने की कोशिश की। हमने पहले भी प्रधानमंत्री जी से कहा था कि प्रधानमंत्री जी, चाइना से 3-4 इंपोर्ट तो आपने बढ़ा लिया है। आपने कहा कि 71 दिन तक फेस ऑफ हुआ डोकलाम में और उसके बाद दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशंस पर चली गई, लेकिन बाद में ये समाचार पत्रों में आया और पार्लियामेंट में भी फिर रक्षा मंत्री ने स्वीकारा कि उसी जगह पर चीनी सेना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। हम कहते रहे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है 5180 स्क्वायर किलोमीटर के भारत के हिस्से पर, जिसमें 1994 में ऑल पार्टी रिजोल्यूशन हमने पार्लियामेंट में पास किया था और यह तय किया था कि जो हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास है हम वो हर हाल में लेकर रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं स्वीकारता, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को वो क्लेम करता है, जबकि उसी मैकमोहन लाइन के आधार पर वो म्यांमार से अपनी सीमा की स्वीकृति देता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना क्लेम करता है। फिर पार्लियामेंट में सरकार खुद बताती है कि 1025 बार बीते 3 सालों में चाइना ने इंट्रूजन किया है भारतीय सीमाओं के अंदर। हमने कहा प्रधानमंत्री जी, आप वुहान जा रहे हैं, कम से कम बात कीजिएगा। तो सरकार बताती है कि बगैर किसी एजेंडे के ये तय हुआ है कि कोई बगैर एजेंडे के बात की जाएगी। हम हतप्रभ रह गए जब वुहान के बाद पता लगा कि जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स हमने तय किया था 90,000 सैनिकों की सीमा पर तैनाती होगी, खास करके जो चीन से लगी हुई सीमा है उसके लिए, और 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन हमने 2013 में किया था और सभी राजनीतिक दलों की लगभग सहमति थी जाते जाते। और जब मोदी सरकार आई वुहान के बाद उस प्रपोजल को ही ड्रॉप कर दिया, तो हमको लगा कि ये किस प्रकार का निर्णय मोदी सरकार ले रही है। वो मलप्पुरम में आए तब भी हमने अपने भारत के हितों की बात नहीं की। उसके जब हमने टूर अनाउंस हुआ चाइनीज प्रेसिडेंट का, उसके अगले ही दिन इमरान खान और चाइना ने एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले पर चाइना पाकिस्तान। ठीक है अभय जी एक जवाब ले लेते हैं। जफर भाई, जो इतने सारे सवाल उन्होंने पूछे, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, दूसरे मेहमानों से बातचीत करनी है। देखिए, इनको तो इतिहास ही देखना चाहिए। ये मैं उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सरकार के समय में इतिहास देखिए कि गलवान वैली या पूरा लद्दाख एरिया में क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था इन्होंने? क्या आपने उसकी कोशिश की थी? पिछले 6 सालों में जो हुआ है, आज आप ये समझ लीजिए जो इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने बिल्कुल साफ तरीके से रख रहा है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलप करना है उस एरिया में वो करेंगे, जो चीज़ें पहुंचानी है वो पहुंचाएंगे, वो मिलिट्री को सपोर्ट देना देंगे
और उसके लिए जो भी सहायता और उसके लिए जो भी कुछ करना है वो करेंगे। और वही है कि पिछले 6 साल से हम वो करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना जो है, पहले चाइना जो है वो कभी लगता था हिंदुस्तान को दबा के रखता था। अब ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान अपनी रक्षा करता। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूं कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अपनी बॉर्डर की रक्षा करेंगे, और उसके लिए हमने पिछले 6 साल से कोशिश की है। लेकिन आप देखिए, आप तो अभी 1600 अभी वर्कर्स भी जा रहे हैं झारखंड से, उसकी भी आप लोग मुखालफत करते हैं। तो हकीकत तो ये है कि आपने जो कुछ नहीं किया, मिलिट्रली जो हमें सालों साल पीछे छोड़ दिया है, उसकी जफर भाई, भरपाई हम कर रहे हैं अभी दुबे जी। और साथ हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, ये जो बातें हैं आपकी, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक शुबह नहीं कि बहुत सारी वहाँ सड़कें बन रही हैं। नहीं है नीरज जी, सुनिए ना, सच नहीं है ये। अरे अभय जी सुनिए ना, पहले बात मेरी पूरी नहीं हुई, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मैं आपके पास आऊँगा तो आप बोलिएगा ना आप कि वहाँ पे सड़कें बनी हैं और अभी भी बन रही हैं, ये सच है, ये झूठ नहीं है। आप अभय जी घूम के दिखाइएगा, फिर बोलिएगा। लेकिन सवाल यहाँ आज ये नहीं है, वो जिसको आप कह रहे हैं कि धोखा दिया उसने, गद्दारी की, तो विख्यात है ना कि जैसे चाइनीज सामान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी गारंटी नहीं होती, वैसे उसकी बातों की कैसे गारंटी है? तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सतर्क रहना चाहिए था ना। हम जानते हैं कि वो इस तरह करता है, तो फिर हम उसको ये चांस क्यों देते? अबे जी जवाब दीजिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं आपको देखिए नीरज जी, ये दोबारा आऊंगा तब। जफर जी रुकिए, बिल्कुल 10 सेकंड में मैं रिप्लाई देता हूं। हाँ। देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे चाइना मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अपनी डिफेंस का, और हिंदुस्तान की सरकार 58 साल का सबसे कम। माफ कीजिएगा, आपका वीडियो चला गया। चलिए मैं दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं। अशोक जी जवाब चाहिए। देखिए, अब पुरानी बातों में हम नहीं जाएंगे कि 62 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ और 93 में क्या हुआ। इस समय देश ये जानना चाहता है कि चीन के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। देखिए, मेरे विचार से नीरज जी, ये हमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच करना चाहिए। एक तो जहां तक जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है, जहां तक अपनी सीमाएं हैं उसकी पूरी तरीके से रक्षा की जाएगी। अपनी संप्रभुता को बिल्कुल एकदम बरकरार रखा जाएगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पहली बात यह, और मेरे ख्याल से मैं नंबर्स में नहीं जाना चाहता वहां पर 35 मरे या 43 मरे वगैरह, परंतु मेरे विचार से जो हमारी सेना ने किया है, जो देखिए वहां पर एक छोटी टुकड़ी गई थी जो संतोष बाबू के साथ गई थी, जो खबरें अभी तक आई है, एक छोटी सी टुकड़ी गई थी और उनके ऊपर ये एक प्री मेडिटेटेड वहां पर अटैक किया गया चाइनीज ट्रूप से, परंतु उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इतने कम लोग थे परंतु फिर भी हमारे 20 शहीद हुए, वहां पर उनके करीब डबल उससे शहीद हुए हैं। तो एक तो हमने उनको संदेश ये दे दिया है, जो भारत का जो सैनिक है वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से लड़ाई करेगा। और पूरा जो हमने बॉर्डर है 3500 किलोमीटर का, उसमें हमने अलर्ट साउंड कर दिया है, जो अगर कहीं से भी कुछ आता है तो हम उसका पूरा जवाब देंगे। दूसरा है, हमारे पास देखिए विकल्प बहुत हैं, अभी तक हम उसको थोड़ा सा अपने पास उनको समेटे हुए हैं, उनका हमने प्रयोग नहीं किया है। चाहे वो तिब्बत हो, चाहे ताइवान हो, हमारे संबंध ताइवान के साथ हो, ताइवान चाहता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उसका पार्टिसिपेशन हो, हमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते जो किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में हम दखल अंदाजी करें। परंतु चीन हमारे अंदरूनी मामले, कश्मीर के मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। साउथ चाइना सी में जो कुछ भी हो रहा है। अशोक जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे। क्या ट्रेडिशनली हमारी सोच या हमारी इस अप्रोच में ही गड़बड़ है क्या, कि हम बहुत शांतिप्रिय हैं, हम बैल नहीं करते, हम जब तक तब नहीं करेंगे जब तक कोई एकदम हमें छेड़ न दे? क्या इस अप्रोच में दिक्कत है क्या? अभी आपने कहा ना कि हम किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, बल्कि हमारे यहाँ लोग देते रहते हैं। क्या देखिए इज इट ए प्रॉब्लम? नहीं, देखिए बात ऐसी है, हमको हर एक देश के साथ ये नहीं है दैट वन साइज फिट्स ऑल, जो हम अपना, जैसे अब चाइना का एक एरोगेंट पोस्चर है, उसका एरोगेंस है, वो भारत के साथ भी वही काम करता है, जापान के साथ भी वही काम करता है, साउथ चाइना सी में, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी के साथ वो अपना एरोगेंस दिखाता है। खाली अमेरिका के साथ इतना एरोगेंस नहीं दिखाता, क्योंकि वो समझता है जो अमेरिका से उसका काफी जो शक्ति है वो उसकी काफी कम है। हमारा जो है, हम जो अलग अलग देश हैं
उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए वैसे हम करते हैं। चीन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? चीन के साथ अब देखिए, हमने अभी तक जो प्रयास किया है, जो हमारा एक तो बॉर्डर है उनके साथ जो कि डिमार्केटेड है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसको लिए हम कैसे बातचीत करें और उसको आगे लेकर जाएं। दूसरा, हम कैसे वो एक उभरती अर्थव्यवस्था भी है, नंबर 2 अर्थव्यवस्था है, कैसे उसके साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा उनके साथ कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन के एरियाज भी हैं। परंतु अब एक आखिरी में इसमें सेंटेंस ये कहूंगा, अब ये पूरी तरीके से मालूम चल गया है जो चीन हमारा एक स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी है। और सर ये अभी थोड़ी पता चल गया है, तो बहुत दिन से हमें पता है, हम या तो इस मुगालते में रहते हैं कि चीन हमारा दोस्त है, हमें कुछ नहीं करेगा, हमें मदद करेगा। ये मुझे लगता है सबको बहुत पहले से पता है, हो सकता है नेताओं को ना पता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि चीन से आप देखिए, दुनिया में मैं जितना समझता हूं, मैं आप सब लोगों से जूनियर हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आर्थिक हित जहां पे टकराते हैं वहां पे कोई दोस्ती नहीं होती है। तो ये मान लेना कि कोई मेरा दोस्त हो सकता है, मुझे लगता है गलतफहमी सिवा और कुछ नहीं है। सुशांत जी देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल से अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि विदेश मंत्री जी का बयान आ गया कि वो प्री प्लान था, तनाव स्थिति है। जिस जंक्चर पे वो बात अलग हो रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दोनों विदेश मंत्री के बीच में, उससे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। एक दूसरा, हमारे जितने अप्रोच थे जो अभी सज्जन जी कह रहे थे, वर्केबल नहीं है। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि युद्ध लड़ लिया जाए, लेकिन कोई तो तरीका होगा ना हमें रिस्पॉन्स करने का, कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। हमारी 3,500 किलोमीटर की सीमा है, हम एक माइट भी हैं, हमको लगता है कि हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, हम रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे हैं। यार देखो नीरज, ये बाजार की तो बात मत ही करो। पहले तो हम बाजार बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं बहुत बड़ा बाजार है, तो ये तो मेरे ख्याल बेकार की बात है। या तो बाजार खोलो और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करो। लेकिन अभी जो अभी कूटनीतिक स्तर पर जो भी बातचीत हुई है, मेरी नजर में उसका एक बहुत महदूद दायरा है। और वो महदूद दायरा ये है कि जो करंट क्राइसिस है, जो एक बिल्कुल तनाव की स्थिति है, इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए, ना इससे ज्यादा कुछ, ना इससे कम कुछ। क्योंकि जिस तरीके के बयान दोनों हुकूमतों ने जारी किए हैं, उससे साफ है कि वो एक पेज पे नहीं है। तो दोनों बयानों में जो लास्ट का जो पार्ट है, जिसमें वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और मामले को थोड़ा सा शांत करने की बात कर रहे हैं, वो जो इमीडिएट क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने की बात हो रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद मेरे ख्याल जो बड़ा खेल है वो शुरू होगा। अगर जो अशोक जी कह रहे हैं, मुझे तो थोड़ा अचंभा है कि हम अब जागे हैं कि चीन हमारा स्ट्रैटेजिक एडवर्सरी है। मेरा ख्याल था कि हमारे को 1962 तक पता चल जाना चाहिए था कि हमारा स्ट्रैटेजिक एडवर्सरी है, कि चीन से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। चलिए, हम खुशफहमी में रहते हैं, हमारे को रोमांटिसाइज करने की आदत है, हमारे को ये एब्सोल्युटली स्टूपिड मंत्र जपने की आदत है कि वासुदेव कुटुंबकम, हमारे पड़ोसी हैं, हम तो उनको पड़ोसी मानते हैं, वो हमारे को पड़ोसी मानते हैं कि नहीं। ये क्यों होता है कि भारत के लोग ही हरदम कहते हैं यार वो हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारे को बना के रखनी है। अरे दूसरा आदमी भी तो हमारा पड़ोसी है, वो क्यों नहीं एक बात कहता कि उसने भारत के साथ बना के रखनी है। ना हम पड़ोसी, हमारा एक चीन है। चीन का जो फलसफा है वो ये है कि मेरा पड़ोसी जो है मेरा दुश्मन है, पड़ोसी के पड़ोसी से मुझे दोस्ती करनी है। हमारा पड़ोसी का पड़ोसी पाकिस्तान है, वो जो हमारा पड़ोसी है उसकी फलसफा ये है कि मैंने अपने पड़ोसी की और दुश्मन की दीवार गिरानी है, चाहे मैं उसके नीचे आ जाऊं। और हम बेवकूफों की तरह बोलते हैं हमारे पड़ोसी हैं। अब हमारी सबसे बड़ी विपदा ये है कि हम बिलीव करते हैं। तो एक नेहरू जी का भूत है जो कांग्रेस पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा और ना देश का छोड़ रहा है। एक वाजपेयी का भूत है जो बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा। वाजपेयी ने बोल दिया पड़ोसी पड़ोसी, नेहरू जी ने पता नहीं अपनी फलसफे बनाए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट। क्या मिल गया आपको नॉन अलाइनमेंट करके? जब आपके ऊपर प्रॉब्लम होती है, विपदा आती है, तब आप भागे भागे जाते हैं दूसरों के पास। ना आपने अपनी क्षमता बढ़ाई, ना आपने अपनी ताकत बनाई। 62 से तो बहुत बेहतर है, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए था क्या है? नहीं, ये अभी जो आपके पता नहीं जो आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, बड़े उन्होंने फलसफे दिए कि कैसे इस सरकार ने ये कर दिया। वो जो उनके सेंट एंथनी थे, उन्होंने क्या किया था?
10 साल में एक मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई फौज की। फौज को बिल्कुल नंगा करके रख दिया था उन्होंने। इस सरकार ने तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदना शुरू किया है, और जो थोड़ा बहुत खरीदना शुरू किया उसके ऊपर भी इन्होंने बवाल शुरू कर दिया। रफाल को ले लीजिए और बाकी चीजों को ले लीजिए। तो ये हमारा तो फलसफा ये है ना कि अपनी जड़ें काटते रहो, और फिर बाद में जब प्रॉब्लम शुरू हो, कोई तूफान आए, तो फिर बोलो यार जड़ें किसने काटी। हमारा जी, ये फलसफा सरीन जी, है ना, हम तो इस पे जीते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को सरीन जी की बातें बहुत कड़वी लग रही हों, लेकिन बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये बातें होनी चाहिए। कड़वी हैं, लेकिन ये उस तरफ ले जाती जहां पे आपको आत्ममंथन की जरूरत है। सरीन जी, आता हूं दोबारा आपके पास। सज्जनार जी, आप एक बहुत छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जरा सहबाल जी के पास चलूंगा और चीन की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। लंबा वक्त उन्होंने वहां पर गुजारा है। सज्जनार जी, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। मैं इसमें खाली एक लाइन जोड़ देता हूं जो अपनी तरफ से मेरी, कि छोटा सा देश नेपाल है जिसके ऊपर हमारे सैकड़ों करोड़ों एहसान होंगे, रोटी बेटी का दावा ठोकते हैं हम, वो भी गद्दारी कर रहा है, तो एहसान फरामोश तो सब होते हैं। तो इसलिए एक सेंटेंस और बोलने दीजिए सर, एक जल्द 10 सेकंड बोलिए सर। ये रोटी बेटी एक और हमने एक चीज निकाल ली है जी। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि वो रोटी बेटी को लात मारते हैं, हम रोटी बेटी जरा सा कंट्री है पाकिस्तान, नेपाल, चीन के उकसाने पे उसने, आप बताइए, कर लिया। वो कहां हमारा एहसान मानता है? सज्जनार जी, बहुत छोटे में जवाब दीजिए, उसको सहबाल जी के पास चलते हैं। बिल्कुल छोटा जवाब देता हूं, जो कि ये सुशांत सरीन ने कहा है। देखिए, हमारा इतना बड़ा वो नेबर है चीन, हम जानते हैं जो उसके साथ हमारी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी हम कोऑपरेट करने का प्रयास करते हैं। परंतु जहां हमारे हित आ जाते हैं वहां पर उसको हम बिल्कुल उसकी सुरक्षा करते हैं। मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा, चाहे वो डोकलाम में हो, हमने कुछ कहा नहीं, अभी भी हमने कहा है स्ट्रेंथ विद रिस्ट्रेंट। अपने हितों की रक्षा हम करना जानते हैं, और जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था जो उन्होंने 2017 में वो उसको शुरू किया है, उसके विरुद्ध भी भारत ने, क्योंकि भारत ने देखा है जो हमारे हितों के विरुद्ध जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, उसके विरुद्ध भी हम खड़े रहे हैं। जहां हमारे हित हैं वहां पर हम खड़े रहे हैं। तो ये कहना, और देखिए, हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्त नहीं होते हैं, हित होते हैं। अपने हितों की हमें सुरक्षा करनी है, और उसमें मेरे विचार से पिछले 5-6 साल में हम बखूबी कामयाब रहे हैं इसमें। जी ठीक है, मैं अब रुकिए, अभय जी रुकिएगा, जरा शहबाल जी को भी शामिल कर लें, उसके बाद फिर आपको आते हैं। शहबाल जी, आप लंबा वक्त आपने चीन में गुजारा है, और मैं इसलिए समझना चाहता हूं कि थोड़ा और गहराई से कि वहाँ इंटरनली उनकी सोच क्या है। कहा जाता है कि बहुत ही गद्दार देश है, धोखेबाज है, और ज़मीन हड़पू की उसकी एक इमेज बनी हुई है। 50 देशों से उसके विवाद चल रहे हैं। थोड़ा समझाइए कि चीन में चलता क्या है, सोच क्या है उनकी। आज सवाल हर आदमी ये पूछ रहा है कि चीन ने क्यों किया, उसके पॉलिटिकल फायदे क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन मैं कुछ जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले तो यूएस के साथ ट्रेड वॉर हुआ, उसके बाद यूरोप ने एक प्रकार से बॉयकॉट शुरू किया उनके निवेशों को, उसके बाद कोविड आया और सारी दुनिया ने उनको दोषी ठहराया, शायद सही ठहराया, तो उससे भयानक बुरी तरह से उनकी बदनामी हुई, और उसका काफ़ी असर कम्युनिस्ट पार्टी की जो छवि है अपने लोगों में, उसमें पड़ने लगी। आपको इस तरह से सोचना है कि जिस देश में चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ जो मेन पार्टी होता है उसे जीवित रखने के लिए वो पार्टी कुछ भी कर सकती है। और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जब सर्वाइवल का सवाल आता है तो वो चाहे साउथ चाइना सी में चली जाती है, फिलीपींस जैसे छोटे देश से लड़ाई मोड़ लेती है, ताइवान का इशू खड़ा होता है, और तरह तरह के इश्यूज उनके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रियोटिज्म एक बहुत बड़ा कार्ड है किसी भी देश में। देशभक्ति एक बहुत बड़ा कार्ड है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह थी कि आज पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सैनिक है, उनमें मॉरल बूस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमारे देश में और किसी भी देश में मिलिट्री जो होती है वो एक प्रोफेशनल फोर्स होता है, देश की रक्षा करता है। लेकिन चीन में उसके अलावा एक और काम करता है पीएलए। पीएलए रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है, और बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब कि नंबर 2 का हिस्सा है। एक तो पार्टी के कैडर सबसे पहले होते हैं, उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है पीएलए। तो मिलिट्री टोटल पॉलिट ब्यूरो में जितने सीट है उसमें काफ़ी सीट तो मिलिट्री के अपने होते हैं, पूरा देश वो चलाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मिलिट्री चलाती है, मिलिट्री अपने आप को तो चलाती है, देश को चलाती है, पार्टी को चलाती है।
इसीलिए मिलिट्री का पॉलिटिकल रोल बहुत बड़ा होता है। तो ऐसी हालत में मिलिट्री का मॉरल बूस्ट करे रखना बहुत जरूरी था। और 2-4 मील अगर वो लोग कब्जा कर लेते हैं तो मॉरल बूस्ट करने में बड़ा काम आता है, बड़ा फायदा होता है। इसको हमें समझना है और इसको मान के चलना है जी। 1, 2, पाकिस्तान के पेपर्स को अगर आप देख रहे हैं, अगर डॉन को देख रहे हैं, किसी भी पाकिस्तानी मीडिया को देख रहे हैं, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हो गया है बहुत दिनों से। कोविड से पहले ये ठप हो गया क्योंकि इमरान खान की सरकार बहुत बुरी हालत में है, तनख्वाह देने की हालत नहीं है, और चीनी कंपनीज को ये लग रहा है कि इतना पैसा डाल रहे हैं, उसका पता नहीं कब फायदा होगा, ये इकोनॉमी, ये अर्थतंत्र इतना गिरा हुआ है, इसके रिटर्न्स कब आएंगे। इसीलिए वो एक प्रकार से ठप होने लगा था। तो पाकिस्तान का जो भरोसा है चीन पर जी, जहाँ पाकिस्तानी लोग चीन को क्या मानते हैं, एक प्रकार का मसीहा मानते हैं, जैसे उनको आर्थिक तौर से चीनी आके उनको बचा लेंगे। तो वो छवि में भी क्षति होने लगी है और चीन को वो छवि बचानी है। तो ये बहुत अच्छा मौका ठीक है। था। वो अपनी अंदरूनी जो उनकी कमियां और दिक्कतें हैं उसको छिपाने या अपने लोगों को, जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ थोड़ा थोड़ा नाराजगी थी कोविड के बाद से, तो उसको ठीक करने के लिए वो पेट्रोलिज्म का एक कार्ड खेल रहे हैं और हमारे यहाँ ये कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यही है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें और बहुत सख्ती से रिस्पॉन्ड करें। देखिए, बहुत दिन तक सहनशीलता हो गई। बुजुर्गों ने कहा ना, अति का भला भोलना, अति की भली चुप। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सट्रीमिज्म कि हम अति सहनशील हैं, ये भी ठीक नहीं है। अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, यहाँ मैं कुछ कह हाँ, देखिए सर, आ रहा हूँ मैं। सरीन साहब ने कुछ बातें कही पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। तो हाँ, हमें हमारे भूतकाल पर और भविष्य पर गर्व है। सरीन जी, हम गर्व करते हैं उस पर। जहां तक बात आपने चाइना की कही, अभी सज्जनहार साहब इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि हम उसके खिलाफ कहाँ खड़े हुए, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। और ये बात कहना कि वहां कोई काम ठप हो गया है, काम नहीं हो रहा है, रिसेंटली उन दोनों ने अभी एक बड़े पावर प्लांट के प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है जिस पर काम भी उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। तो हमने आज तक कभी ये कोशिश नहीं की उसको रोकने की। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है, पार्लियामेंट में रखी है, जिसमें वो डोकलाम को लेकर उन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। उसने ये जिक्र जरूर किया है कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन हम ताइवान को नहीं देते अगर वो पाकिस्तान की तरफ अपना हाथ चाइना बढ़ाता है, श्रीलंका की तरफ करता है, नेपाल को उकसाता है, तो हम लोगों को भी फिर विचार करना चाहिए और अपना थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर इस तरफ हमको इनिशिएट करना चाहिए, ताकि हम भी, जैसा अभी सज्जनहार साहब कह रहे थे और सरीन साहब कह रहे थे कि पड़ोसी, तो हमको भी उनके पड़ोसी जिनसे उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, हमको भी उस तरीके से कोशिश करनी चाहिए। जहां तक बात चली कि मॉडर्नाइजेशन डिफेंस का या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो मैं बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट लेकर के बैठा हूं। बहुत समय शो में नहीं होता, नहीं तो सिलसिलेवार में बता सकता था। 2007-8 से 17-18 तक का ब्यौरा दिया है, फॉर्मेशन का, सरफेसिंग का, परमानेंट वर्क का, ब्रिजेस का, रोड्स का, सबका। और ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो कांग्रेस की सरकारों में अचीवमेंट था वो भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्षों की अपेक्षा 70% अधिक था। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तो स्पेसिफिक आरोप लगाया है कि 40% पैसा उस रोड डेवलपमेंट का मोदी सरकार ने कम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कलराज मिश्रा जी की कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। तो ये सिर्फ आरोप लगा देना सही नहीं है। सरकारें निरंतर काम करती है, चाहे वो हमारी सरकारें रही हो या मोदी सरकार हो, और प्रतिपक्ष का दायित्व है कि वो समालोचना करते रहे ताकि सरकार सही रास्ते पर चले। हमारे पास उदाहरण है 67 का, नाथुला चोला का। हमने सबक सिखाया चाइना को, उस समय सिखा दिया, 87 में फिर सिखाया। तो भय से जो प्रीत रखते हैं, जितने सेना के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि हमको कड़ाई से अपना स्टैंड लेना चाहिए, तो एक बार ताकत हमको दिखाने की आवश्यकता है ताकि 20-25 वर्षों तक वो अपने संबंधों को। सुनिए अभय जी, आपने उस समय कड़ा सबक सिखाया था, तो उसके बाद अब फिर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जैसे डोकलाम में हुआ, डोकलाम में एक अवसर था, देश भर को ये बताया गया डोकलाम में
कि रिजॉल्व कर लिया है और सेनाएं पीछे हट गई, लेकिन चाइना मौजूद था, कायम था, उसने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उस राइट जंक्शन पर बनाया, क्योंकि पार्लियामेंट पे चुपचाप स्वीकार लिया। हाँ ठीक है अभय जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि आप उस चीज को स्किप कर जाते हैं, सारे कांग्रेसी उसको स्किप कर जाते हैं कि जो उन्होंने गलतियां की हैं उस पर बात नहीं करेंगे। ये जो रोग है ये तो आपके जमाने का है ना, तो इतनी क्लियर कट चीज क्यों नहीं रखी थी कि आज ये विवाद की स्थिति नहीं बनी? जफर इस्लाम छोटा जवाब दीजिए सर। रुकिए नीरज जी, हाँ जब भूगोल बदला जा रहा है, नीरज जी, इतिहास से प्रतिशोध मत मैं कीजिए। जरा इनको चुप कराइए तो बोल। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता कि अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो उन्होंने कहा कि बजट हमने कम कर दिया, अरे मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2009 से 2015 तक ये स्टैग्नेंट रहा, 14-15 तक के बजट में स्टैग्नेंट 4000 करोड़ रहा था। उसके बाद से हमने बढ़ाया 5400 करोड़ किया, उसके बाद से आज तक ये है 8,000 करोड़ तक हमने इसको किया है। तो ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दूसरी बात, आपको तो बिल्कुल देश को और जनता को बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी की और पूरा परिवार का क्या रिश्ता है कि चाइनीज एम्बेसडर के साथ जिस तरह से पूरा परिवार जाके घुल मिल के बात करता है, उसकी भी देश की जनता ने देखा और उसका जवाब मांगती है। हमने तो 2014 से जब से सरकार आई है, देखिए बार बार इंटरप्ट मत कीजिए, 2014 से हमारी सरकार काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। अच्छा मुझे ब्रेक लेना है, हम कर रहे हैं। अब आप लोग फिर डिटेलिंग में फंस गए, मोटे मुद्दे को छोड़ करके डिटेलिंग करने लगे हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, रीबूट करता हूं इस चर्चा को फिर से। जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो बात करते हैं। Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और चीन और भारत के बीच में जो तकरार है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए और एक मजबूत जवाब देने की वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि घटना काफ़ी बड़ी है और तनाव अब भी बना हुआ है। जो ताज़ा बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, उससे लगता है कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। सरीन साहब, हम लोग बात कर रहे थे रिस्पांस की। देखिए, दुनिया के तमाम बड़े देश, संप्रभु देश जो हैं, मजबूत देश हैं, वो क्विक रिएक्शन करते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन हमें भी अगर ये तरीका, एक अप्रोच, जो मैं शुरू में कह रहा था कि हमारे अप्रोच में थोड़ी सी हमको लगता है अब चेंज की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। आपने कहा था बाजार की बात ना करूं मैं। सर आप बताइए, अगर मैं डिफेंस का कोई एक्शन लेना नहीं चाहता या वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं कि हम युद्ध में जाएं, तो हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम अपने आप को इकोनॉमिक तौर पे ही कुछ तरीका निकालें जिससे उनको रोक सके? नहीं, मेरे ख्याल सिर्फ इकोनॉमिक तौर नहीं है, इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका है। उसमें हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हम बहुत सारा सामान जो चीन से खरीदते हैं वो सस्ते में लेते हैं, चाहे वो टिकाऊ हो ना हो, सुंदर हो ना हो, लेकिन सस्ता होता है तो कई बार हम वहां से खरीद लेते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है, बिल्कुल कंडम सामान आता है वहां से, लेकिन बहुत लोग खरीदते हैं, कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे और फिर फेंक देंगे। लेकिन एक आर्थिक तौर पर आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक हम तो नजर यही आ रहा है कि हजारों करोड़ के जो ठेके हैं वो चीनी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। दुनिया भर में 5G पर चीन पे रोक लग रही है, हम लोग उनके ट्रायल्स तो होने ही दे रहे हैं यहाँ पर कि चीन हमसे ज्यादा खफा ना हो जाए। तो मेरे ख्याल वो जो चीन को खफा करने वाला मामला था, वो तो मेरे ख्याल अब खत्म हो गया है। तो एक तो आर्थिक तौर पर हमारे को कदम उठाने पड़ेंगे, पसंद आए या ना आए, लोगों को थोड़ी दुश्वारी हो या ना हो, दुश्वारी जरूर होगी। दूसरी चीज होगी सैन्य तौर पर हमको क्या करना है। मेरे ख्याल एक तो जो इमीडिएट क्राइसिस है उस पे अभी तक तो यही लग रहा है कि इसको कुछ हद तक ठंडा करने की बात होगी, लेकिन ये दोबारा कहीं ना कहीं उभरेगा और फिर अगली बारी मुझे शक है कि इसी टाइप की चीज दोबारा होगी, क्योंकि अगली बारी मेरे ख्याल वो जो प्रोटोकॉल्स थे वो अब टोटली चेंज हो गए होंगे, क्योंकि अब अगली बारी भारत की जो सेना है वो किसी भी इस टाइप की पेट्रोल पे जाएगी तो पूरा साजो सामान लेके जाएगी, और फिर ये नहीं होगा कि आप डंडों से और इस तरीके के हथकंडे अडॉप्ट करके आप लोगों को हताहत करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो सैन्य तौर पर जरूर मेरे ख्याल टेंशन बरकरार रहेगी, बेशक जो अभी वाला मामला है वो सुलझ जाए। तीसरा जो बहुत बड़ा वो है
वो कूटनीतिक और सामरिक है। मेरे ख्याल हमारी जो एक बहुत बड़ी गलती हुई, वही जैसे मैं पहले कह रहा था, हमने ये स्लोगन बनाए हुए हैं, मंत्र को हमारा जप करने का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या मतलब है आज तक किसी ने नहीं बताया पाया। नॉन अलाइनमेंट, तो जब चीन ने आपके ऊपर हमला किया था तो आप भागे भागे गए थे अमेरिका बहादुर के पास, क्योंकि उस समय रूस आपकी मदद नहीं कर रहा था। उसके बाद अमेरिका ने आपको त्याग दिया तो आप भाग के गए रूस के पास। तो अब हमारे को अपना जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक हमने फिक्शन बनाया हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए और हमारे को कहीं ना कहीं किसी के साथ अलाइन करने की जरूरत है या अपनी ताकत बना ले। सुशांत जी, मैं अगर दोनों चीजें नहीं करनी तो फिर उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा जिस पे अभी कर रहे हैं। मैं आपकी बात से ये निकाल रहा हूं, मैं आ रहा हूं, देखिए मैं आपकी बात से ये निकाल रहा हूं, देखिए डिफेंस एक्शन बहुत ना डिजायरेबल है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो बहुत कंपल्सिव और कोर्सिव एक्शन है जो लास्ट में आता है। डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही सज्जनहार जी, नहीं काम कर रही, देखिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। डिप्लोमेसी काम कर रही होती तो ये होता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक्स अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लेते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी। और मैं देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम चीन को टाइट करें तो आपको थोड़ा सा अपने लिए ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको इतने थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक वो ऑप्शन है। तो हमारे पास चॉइसेस भी बहुत कम है ना। डिप्लोमेसी की तो बात ही, मुझे नहीं लगता डिप्लोमेसी से कोई हल होगा। अगर मान लीजिए स्टेटस को भाई सब कुछ ठीक है, चलो हम भी पीछे पीछे चले गए, लेकिन जो 93 में गड्ढा बनाया गया वो तो बना हुआ है ना। वो जो कांग्रेस गवर्नमेंट में समझौता किया गया था, डिमार्केट क्यों नहीं किया गया उसको, वो तो सरदर्द बना रहेगा। तो फिर होगा जैसे सचिन जी कह रहे हैं कि कुछ समय बाद फिर होगा वो। तो हमें एक फर्म अप पॉलिसी चाहिए। अब ये बहुत देर सुनने के मूड में नहीं कि हर समय हम डिस्कलेट कर लेंगे, देख लेंगे। पॉलिसी चाहिए, हमें एक्शन चाहिए और रिजल्ट चाहिए उसके। सज्जनहार जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं नीरज जी। देखिए, हमको ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है डिप्लोमेसी अलग है, मिलिट्री एक्शन अलग है, इकोनॉमी अलग है, एक्सटर्नल बैलेंसिंग अलग है, और देशों के साथ हमारे संबंध अलग हैं, वगैरह वगैरह। ये नहीं चलेगा। हमको ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच देखना चाहिए। देखिए, आपकी डिप्लोमेसी नीरज जी तभी काम कर सकती है अगर आपकी सैन्य शक्ति आपके बॉर्डर्स पर अच्छी है। आपकी सैन्य शक्ति आपके बॉर्डर्स पर अच्छी तभी होगी नीरज जी जब आपकी इकोनॉमी अच्छी है। तो देखिए, हर तरीके से हमको ये काम करना है। ऐसा नहीं है जो आप डिप्लोमेसी, अगर आपके पास ना सैन्य शक्ति है ना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आप क्या कर सकते हैं? डिप्लोमेसी आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी। वो जैसे कहा गया है, फॉरेन पॉलिसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल डोमेस्टिक स्ट्रेंथ। आप अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से जरूरत है बिल्कुल इस समय की। परंतु हमने ये जवाब दे दिया है चीन को इस मौके पर। मैं थोड़ा बहुत सुशांत सरीन से इसमें थोड़ा वो सहमत नहीं हूं। देखिए, हमारे पास चैलेंज अभी भी है। आप अगर कह दें जो यहां पर ठीक है हमने बातचीत करके डिप्लोमेसी से कर दिया है, परंतु जो हमारा रियल ऑब्जेक्टिव है नीरज जी वो है जो हमको स्टेटस को एंटी चाहिए। जो वो वहां से पंगोंग लेक पर आए हुए हैं उनको वहां से पीछे हमको खदेड़ना है। जो वो गलवान वैली में आए हैं उनको हमें पीछे खदेड़ना है। कैसे ये करते हैं ये वाला सज्जनहार जी, मामले की गंभीरता आप समझिए। वहां के विदेश मंत्री गलवान पे अपना दावा ठोक रहे हैं। हम कौन से मुगालते में हैं? नहीं, तो आपका मतलब है जो हमको मान लेनी चाहिए बात? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं माननी। मैं वही तो कह रहा हूं मैं कि हमको ऐसा लगता है कि वो मान जाएंगे, वो शरीफ हैं, बदमाश धोखेबाज गद्दार है वो। नहीं है। अरे आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं नीरज जी। मैंने कहा है मिलिट्री एक्शन आपका वहां पर बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। केवल डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा आपका, और इसके साथ साथ आप जो कुछ भी इकोनॉमिकली उनके ऊपर आप पेन कर सकते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। और आपके जो अच्छा, समय कम है, जरा छोटे छोटे जवाब में लेता हूँ। सुशांत जी आपके पास आता हूँ, जरा एक बार अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी जवाब लेता हूँ। एक चीज की वजाहत कर दूं। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है गलवान वैली बहुत बड़ी जगह है। उसका एक हिस्सा ऑलरेडी चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के हिस्से में है, एक हिस्सा भारत के हिस्से में है। तो जब चीन ये कहता है कि गलवान वैली के ऊपर हमारा कब्जा है, तो उनका जो हिस्सा है या तो वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर वो पूरे के ऊपर बात कर रहे हैं फिर तो विवाद की बात है। वो पूरे के ऊपर ही कह रहे हैं ना, की बात कर रहे हैं तो विवाद की बात नहीं है। वही पूरे के ऊपर कह रहे हैं, तभी तो विवाद हो रहा है कि वो पूरे के ऊपर कह रहे हैं। एनीवे, सर समय कम है, थोड़ा छोटे छोटे जवाब लेते हैं। जफर भाई आप पहले, उसके बाद अभय जी आप। हाँ जफर जी बोलिए। देख, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने देखा
अभी सुशांत जी कह रहे थे कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में उनका इन्वेस्टमेंट है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट आज नहीं पहले हुआ है और L1 पहले थे वो इसलिए मिला था। लेकिन आज अगर उसको रिव्यू करना है तो उसका एक तरीका है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कानून है, उसके हिसाब से रिव्यू भी किया जा सकता है अगर सबकी डिमांड हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पिछले दिनों से सरकार ने फैसले भी लिए जहाँ पर उन्होंने कहा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसका ही मतलब आप समझिए कि देश के इस में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ 200 करोड़ रुपए तक का जो है उन्होंने कह दिया कि सिर्फ इंडिया ही में, इंडिया के जो प्रोड्यूसर है उनके थ्रू बाय करना चाहिए, कोई इसमें बिडिंग प्रोसेस नहीं होगा। ये भी आप सोचिए किस वजह से। और जो बॉर्डर कंट्रीज से नेशन जो है हमारे साथ जिनके बॉर्डर्स मिले हुए हैं और वैसे नेशन से इन्वेस्टमेंट जो है उस पर कहा गया सरकार पहले उस पर रिव्यू करेगी और उसके परमिशन के बिना ऑटोमेटिक रूट में नहीं हो सकता। इसके पीछे भी कोई सोच होगी सरकार की जो उन्होंने लिया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जहाँ तक जो गालवान वैली की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नज़रिया अलग हो सकता है। बिल्कुल सुशांत सिंह जी सही कह रहे हैं कि भाई उनका अलग अलग तरीका है देखने का, इसलिए दोनों मिलिट्री लेवल पे भी और डिप्लोमेटिक चैनल पे भी बातचीत हो रही है, ताकि कोई कहता है कि मैं इधर से देख रहा हूँ, कोई मैं कह रहा हूँ उधर से देख रहा है, इसलिए कि कोई छोटा सा बिंदु नहीं, बहुत बड़ी जगह है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें कवर होता है। देखिए जफर भाई, अरे सुनिए ना, उसका तरीका है ये देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए ये सब जो डिटेलिंग आप लोग करते हैं ना, लास्ट बात पे कह रहा हूँ, सुनिए कि सीडीएस को और तीनों चीफ को प्रधानमंत्री ने पूरी फ्रीडम दी है उनके प्रोफेशनल एडवाइस पे कोई शंका शुबा नहीं है। देखिए हमको अपनी सेना पे गर्व और उनको बॉर्डर सुरक्षा पर बिल्कुल कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है। मुझे जो लगता है, देखिए जफर भाई सुनिए ना, आप ये L1 L2 और फलाना ये सब चीजें, ये सब आर्थिक आंकड़े मत समझाइए सर। अभी महाराष्ट्र में 2 दिन पहले एक डील हुई है, तो हम और आपको लेटेस्ट आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा, 74% मोबाइल फोन का मार्केट भारत में चाइनीज कंपनियों का है, 74%। तो हमारी आप स्थिति समझिए ना। आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपको सोचना है, ये सरकार को सोचना है, बड़े लोगों को स्ट्रेटजी बनाते हैं उनको सोचना है, लेकिन हमको जवाब चाहिए। हम ये स्थिति रोज नहीं झेल सकते। अबे जी जी देखिए नीरज जी, जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, आपने चूंकि कहा कि हमको L1 L2 पर नहीं जाना है, तो मैं उस पर नहीं जाता। नहीं तो सच्चाई ये है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानता है, वो चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन करता है। वो कहता है कि फिंगर 8 से वो लाइन चालू नहीं होती, वो जो हमारी सेना है फिंगर 2 से वहां से स्टार्ट होती है। और कारगिल वार के टाइम उसने फिंगर 4 पर बड़ी लंबी चौड़ी सड़क भी बना ली थी। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़े मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि आप छोड़िए, वहां तो हो ही रहा है, मेरे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना अभी अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। और वो बीते दिनों मैं सबको कह चुका हूं कि अरुणाचल प्रदेश के एक जिले के अंदर घुस आई है। तो उन्होंने कहा है कि इसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। अबे जी 2013, 2012, 2009, 2008, 2008 नाम बताऊं, उसके बारे में आप जानकारी दे देंगे? पिछले सुनिए ना, मैं आपको बताता हूं, 1025 बार इंट्रूजन हुआ है। नहीं, मैं इंट्रूजन की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 3 साल में वो जो बड़ी चर्चा का विषय है कि छोटे छोटे जगहों पे उन्होंने कर लिया है, उसके बारे में तो आप बोलिए ना। डैमजॉक को तोड़ के उन्होंने वहां बना लिया है, आपके जमाने में हुआ था। बड़ी बड़ी बातें आप लोग भी कर रहे हैं। तो जब मैं ये बात सुनिए ना अभय जी, सुनिए। नहीं, अभी एक लाइन आपने सुन लीजिए अभय जी, अभी एक लाइन आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि इतिहास को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं अभय जी, इतिहास अगर गलत बुनियाद पर रखा जाएगा तो वो जिंदगी भर आपको सालेगा। मैं हर शो में 93 की बात इसलिए करता हूं कि जब उस समय आप इतना झुक गए थे और वो समझौता कर ही रहे थे, तो फिर वो एम्बिग्यूटी क्यों छोड़ी आपने? तय कर देते कि यही है हमारी चीजें। वो 11 जगहों पे क्यों डिस्प्यूट होता बार बार? क्योंकि वो गलती की गई है। आज ये नहीं, हर चीज कारपेट में दबा दो, डीएस्केलेट करो, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जिस दिन एस्केलेट हो तो फिर सब ठीक है। ये जो अप्रोच है इससे प्रॉब्लम है। इसलिए इतिहास को कोसना पड़ेगा आपको। गलतियां की गई है इतिहास में, वो सुधारी जाएंगी। फिंगर 8 तक
वो ब्लॉकेट किया है, सरकार छुपा रही, यही तो हम कह रहे हैं। अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप भी पीछे चले जाइए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी जो तंज मार के पूछते हैं ना, अबे दुबे जी, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। उस समय वो काफी समझदार हो गए थे, राजनीति करने लगे थे, उस समय उनको पूछना चाहिए था। जो तंज आज वो मार रहे हैं, उस समय वो तंज मनमोहन सिंह पे मारना चाहिए था उनको। नहीं देखिए, इसलिए इतिहास को कोसना जरूरी है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, शहबाज जी किया करते, समय कम है, जरा संक्षेप में बताइएगा सर। 2008 में हमारा कहना है जो परिस्थिति इस समय बन गई है, अब एक क्विक एक्शन रिएक्शन प्लान की जरूरत है और वो हमें करना पड़ेगा, वरना ये समस्याएं बार बार खड़ी होंगी जो सुशांत जी कह रहे हैं। डीएस्केलेशन का क्या मतलब है? चाइनीज मीडिया ये कह रही है कि भारतीय लोग दो गलती कर बैठे हैं बॉर्डर के सिवाय। एक तो ये समझ बैठे हैं कि वहाँ कोविड है और परेशानी है और आर्थिक तौर से गिरे हुए हैं, इसलिए चीन लड़ नहीं पाएगा, ये गलती है। दूसरी गलती ये है, भारत लोग मानते हैं कि अमेरिका उनको बचाएगा, जबकि इतिहास बताता है कि अमेरिका ने कभी नहीं बचाया। ये दोनों बातें चाइनीज लोग हाईलाइट कर रहे हैं, एक तरह से टॉन्ट मार रहे हैं, देखने की कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं अमेरिका तुम्हें बचाता है या नहीं बचाता। अब इसको इस तरह से देखिए कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली वो लोग ये देखना चाहते हैं कि चाहे अमेरिका उनको दुनिया भर में बदनाम करे और उन्हें दबाने की कोशिश करे, लेकिन क्या वो कोई ठोस कदम उठाएगी जो चाइना के सामने हो, विरोध में हो और इंडिया के बचाव में हो। ऐसी कोई संभावना है या नहीं, इसको लार्जर कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। हमारे पास आज जो विदेश मंत्री है उन्हें बहुत कुशल माना जाता है और वो शायद इसमें से रास्ता निकालेंगे, लेकिन परेशानी इस बात की है कि दुनिया के नज़र में क्या हम बड़े आर्थिक देश है या नहीं है। अगर हम बहुत बड़े आर्थिक देश नहीं हैं तो लोग हिचकिचाएंगे हमको सहायता देने के लिए, तो इसलिए हमको बड़े पैमाने में सोचना होगा। बॉर्डर एक नहीं है, सिर्फ गलवान वैली में बॉर्डर नहीं है, हमारे आर्थिक बॉर्डर भी है, हमारे डिप्लोमेटिक बॉर्डर है, हमारी राजनीतिक मजबूती कितनी है दुनिया के सामने, ये पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, एक साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आसान नहीं है। ये मसला सिर्फ बॉर्डर में से निकलेगा नहीं। जी 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 देखिए, एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन उस पॉलिसी का अप्रोच सही होना चाहिए। अब जो लोग ये आलोचना भी कर रहे थे, अभय जी बुरा मत मानिएगा कि आप ये कह रहे थे ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस जमाने में कम बना, 70% हमारे जमाने में बना। सर जब वो चाइना बना रहा था उस गलवान रिवर के बगल में, तब हम सो रहे थे क्या? तब तो मोदी जी नहीं थे, तब जाग जाते हम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। आज हमको सोचना है कि अब वो वक्त आ गया कि हमको कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि इसी सरकार से मैं उम्मीद रख सकता हूं कि जहां पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं तो लेना चाहिए, क्योंकि हम कब तक इस परिस्थिति में बने रहेंगे। हम पंचशील सिद्धांत है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, हमें तो समझ में नहीं, हमने बचपन में 8वीं किताब में पढ़ा था, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये न्याय में होता क्या है। अच्छा समय कम है, सरीन जी आप संक्षेप में रख दीजिए और उसके बाद अशोक जी। नहीं देखिए, मेरा तो बड़ा साफ, मेरे दिमाग में तो कोई शंका नहीं है कि मेरे ख्याल हमारे को अगर मामला अभी सुलझ जाता तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोबारा से उभरेगा और अगली बारी गोलियां जरूर चलेंगी। मुझे नहीं लगता कि अगली बारी भी पत्थर से काम चलेगा या सरीन जी इसमें एक क्लैरिटी चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए। जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके मुताबिक अनआर्म्ड लोग रहेंगे वहां पे, तो क्या ये प्रोटोकॉल तोड़ा जाएगा कि अब लोग बंदूक लेके जाएंगे? मेरे ख्याल वो तो प्रोटोकॉल टूट गया ना। अनआर्म्ड लोगों का क्या मतलब है? कल को मैं बर्छे लेके चले जाऊं या तलवारें लेके चले जाऊं, नहीं वो लाठी डंडा हो सकता है, डेफिनेशन में नहीं आते होंगे। सर काट दिया आपका, तो वो क्या मंजूर है क्या आपको? मुझे तो नहीं मंजूर होगा। चीनी अगर वो लेके आए तो मैं तो इससे बेटर मैं अपनी राइफल लेके जाऊं और गोली चलाऊं और बात वहीं पे खत्म करूं। तो मेरे ख्याल वो वाला जो SOPs है वो तो मुझे नहीं लगता कि आप बरकरार रह सकते हैं। और अपनी फौजों को ये कहना कि अब भी आप वही SOPs फॉलो करें, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो पॉसिबिलिटी है। जी अशोक जी 30 सेकंड आपके लिए सर। जी मैं तो ये कहूंगा कि देखिए चैलेंज अभी भी है, चुनौती अभी भी है। सबसे पहले जो हमारा पहला स्टार्टिंग पोजीशन था, जो हमको स्टेटस को एंटी करना है, उनको पीछे करना है,
वो किस तरीके से किया जाता है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती वो है। आगे चलते हुए मेरे विचार से जो हमारा पावर डिफरेंशियल हो गया है चीन के साथ, वो कहते हैं हम 8 से 5 गुनी ज्यादा बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, हमको अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऊपर करना पड़ेगा, अपना पावर डिफरेंशियल इकोनॉमी में, मिलिट्री में, पॉलिटिकल में कम करना पड़ेगा। यही तरीका है चीन के साथ डील करने का। चलिए, समय समाप्त हो गया यहाँ पे। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे जवानों को नमन है मेरी तरफ से, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब हमें एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वो इकोनॉमिकली आप टैम करते हैं या डिफेंस के थ्रू करते हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं या डिप्लोमेसी करते हैं, बेस्ट सूटेड है गवर्नमेंट करेगी, ये मुझे नहीं करना है। लेकिन देश ये चाहता है कि ये जो बार बार होता है अब ये बंद होना चाहिए, और इसी सरकार से उम्मीद है, इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।